गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग जो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी with reference to accounting standard 14। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से हमको ये टॉपिक पढ़ना है। तो नॉर्मली ये स्टूडेंट्स लोगों को थोड़ा समझने में तकलीफ होता है, तो आई एम जस्ट मेकिंग इट इजियर। तो लेट्स सी, द फर्स्ट वर्ड इज amalgamation, to amalgamate, to come together। ए लिमिटेड एक कंपनी है, बी लिमिटेड एक कंपनी है, दोनों ने मिलके ए बी लिमिटेड बना दिया। व्हेन टू जॉइंट स्टॉक कंपनी come together and form one joint stock company is called as amalgamation। Next is the absorption। What is absorption? To absorb। जैसे P लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने Q लिमिटेड को टेक ओवर कर दिया, परचेस कर दिया, एक्वायर कर लिया। That is called as absorption of joint stock company। Next is the external reconstruction। reconstruct, to reconstruct। एक्स लिमिटेड नाम का एक कंपनी है ऑलरेडी, उन्होंने अपने कंपनी को नया कंपनी करके डिटरमाइन कर दिया विथ ए न्यू नेम वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड करके डिटरमाइन कर दिया। अब अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, इन ऑल द थ्री केसेस देयर इज ए कॉमन। क्या कॉमन है देखना, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर ओल्ड कंपनी। क्या होगा यहाँ पे अमलगमेशन में, ए लिमिटेड अपना बिजनेस बंद करेगा, बी लिमिटेड अपना बिजनेस बंद करेगा, दोनों मिलके एक कंपनी स्टार्ट करेंगे ए बी लिमिटेड। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में क्यू लिमिटेड इज द ओल्ड कंपनी जो अपना बिजनेस पूरी तरह से बंद कर देगा, क्लोज डाउन करेगा, एंड इट विल बी पी लिमिटेड में हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक्स लिमिटेड इज द ओल्ड कंपनी जो अपना बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लोज कर देगा, एंड एक नया कंपनी विथ ए न्यू नेम क्यू लिमिटेड करके स्टार्ट हो जाएगा। इन वॉट एवर मे बी द केस, अमलगमेशन होने दो, एब्जॉर्प्शन होने दो या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होने दो, एक कंपनी एटलीस्ट बंद होगा, क्लोज डाउन, वाइंड अप, लिक्विडेट एज द केस में भी, और एक कंपनी स्टार्ट किया जाएगा। दिस इज द स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन? Consideration means what? Means what? The amount payable by new company to old company is called as purchase consideration। जैसे हमने एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट। पी लिमिटेड एक कंपनी था, उन्होंने क्यू लिमिटेड को टेक ओवर कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन? द अमाउंट पेएबल बाय न्यू कंपनी टू द ओल्ड कंपनी। पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड को जो कंसिडरेशन देगा, जो अमाउंट पे करेगा फॉर परचेजिंग, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज
परचेज कंसिडरेशन। वेरी सिंपल, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन can be calculated by three methods. One is the lump sum method. What is lump sum method? जैसे P लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने Q लिमिटेड को एक्वायर कर दिया, टेक ओवर कर दिया फॉर ₹10 लाख। ये 10 लाख क्या होगा? परचेज कंसिडरेशन। डायरेक्ट अमाउंट क्वेश्चन में दे दिया, आपको कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। इतना अमाउंट देना पड़ेगा, 10 लाख रुपीज देना पड़ेगा। टू परचेज Q लिमिटेड, P लिमिटेड हैज टू पे, P लिमिटेड हैज टू पे ₹10 लाख। वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज द नेट एसेट मेथड। व्हाट इज नेट एसेट मेथड? नेट एसेट मेथड मीन्स फॉर्मूला है एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। क्यू लिमिटेड के जो भी एसेट्स है और जो प्राइस में टेक ओवर कर रहा है पी लिमिटेड, माइनस क्यू लिमिटेड के जो भी लायबिलिटीज है वो क्या प्राइस में पी लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है। तो एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। नेक्स्ट इज द नेट पेमेंट मेथड। इसको एक और नाम है कॉल्ड एज एक्सचेंज रेशियो मेथड, जहां पे ओल्ड कंपनी के शेयर्स हेल्ड एंड न्यू कंपनी के शेयर्स गिवन। मींस व्हाट? ओल्ड कंपनी में अगर आपके पास 5 शेयर्स है तो नए कंपनी में हम आपको 3 शेयर देंगे, ऐसा बात हुई है। अगर आपके पास ओल्ड कंपनी में, अगर आपके पास ओल्ड कंपनी में 5 शेयर्स है तो न्यू कंपनी में हम आपको 3 शेयर देंगे। अब अगर सपोज ओल्ड कंपनी में आपके पास 10,000 शेयर्स है तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करोगे? 10,000 into 3 divided by 5, 10,000 into 3 divided by 5, तो ये आ जाएंगे हमारे 6,000 शेयर्स आपको नए कंपनी में मिलेगा। तो टोटल 3 मेथड्स, वन इज द लमसम मेथड, सेकेंड इज द नेट एसेट मेथड, थर्ड इज द नेट पेमेंट मेथड। इजी? इधर तक समझ में आ गया? होप सो आप लोगों को स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे चैप्टर 2 हिस्सों में पढ़ना है, 2 पार्ट में पढ़ना है। पहले तो आपका जो ओल्ड कंपनी है उसको क्लोज डाउन करना है, तो हमें पढ़नी है क्लोजिंग द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी को पूरी तरह से क्लोज डाउन करना है, बंद करना है, उसका पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट खत्म कर देना है। तो इसीलिए पहले एज एन ओल्ड कंपनी हमें अकाउंट टू बी ओपन, क्या क्या अकाउंट हमें ओपन करने पड़ेंगे ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली क्लोज कर सके। वन इज द realization account, second is the new company account, third is the equity share holder account, fourth is the preference share holder account, fifth is the equity shares in new company account, sixth is the
preference shares in new company account, and 7 is the cash or bank account. घबराना नहीं स्टूडेंट्स, आपको हर क्वेश्चन में इतने लेजर अकाउंट ओपन नहीं करने। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड कि हर क्वेश्चन में इतने 7 अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि कितने लेजर अकाउंट्स आपको ओपन करने पड़े। मैं तो सब अकाउंट बता दिया, ठीक है, नॉट टू वरी, चिंता मत करो। मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम लोग, ये चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा आपको मैं, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट, पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू स्टार्ट विथ जर्नल एंट्रीज, नया पेज में ले लेते जर्नल एंट्रीज। व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज, एक एक करके अभी जो आपको क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा, ओल्ड कंपनी का आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा, उनमें से एक एक करके हर एक आइटम हमें ट्रांसफर करनी है। तो उसमें पहला आइटम है फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ में अलोंग विथ इक्विटी शेयर कैपिटल हमें ट्रांसफर करनी है रिजर्व्स एंड सरप्लस भी। व्हाट इज रिजर्व एंड सरप्लस? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेंगे। उन सब को आपको ट्रांसफर कर देना है। तो ट्रांसफर करने के लिए एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, reserves and surplus account debit to equity share holder account। ये लाइबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस है। बैलेंस शीट लाइबिलिटी में ये क्रेडिट बैलेंस था। अगर मुझे इसको क्लोज करना है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? डेबिट करना पड़ेगा। तो हेंस इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। चलो ठीक है। सेकेंड अकाउंट फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब ट्रांसफर होती है तो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर होगा, उनमें कोई भी रिजर्व्स नहीं है। रिजर्व्स एंड सरप्लस ट्रांसफर उनको उनके साथ में नहीं होती। रिजर्व जो भी है वो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं। तो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर करेंगे हम। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस और प्रेफरेंस शेयर हमने ट्रांसफर कर दिए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन, फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल अदर लायबिलिटीज। अब बाकी के लायबिलिटीज ट्रांसफर करो। बाकी के लायबिलिटी मतलब कौन है? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, डिबेंचर्स, बैंक लोन, कोई भी जितने भी लायबिलिटी बच गए उन सबको ट्रांसफर करो। बट याद रखना बच्चों, यहां पे जब आप ट्रांसफर करोगे
तो ये मत सोचना टेकन ओवर है या नहीं है। नया वाला कंपनी आपका वो लायबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, मत सोचना, ट्रांसफर कर देना। एट व्हाट प्राइस? एट बुक वैल्यू। व्हाट इज बुक वैल्यू? बुक वैल्यू का मतलब है बैलेंस शीट वैल्यू। एट व्हाट वैल्यू? बुक वैल्यू में, बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उस वैल्यू में आप ट्रांसफर कर देना। ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए एंट्री है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितने भी लायबिलिटी है सब ट्रांसफर कर दिए। अब मेरा पूरा का पूरा लायबिलिटी साइड हमने ट्रांसफर कर दिया कोई ना कोई अकाउंट में। अब चलते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में फॉर ट्रांसफर ऑफ कैश और बैंक बैलेंस। एसेट साइड में पहला आइटम, एसेट साइड में पहला आइटम कैश और बैंक बैलेंस। थोड़ा ये जरा समझ के लेना। क्वेश्चन यहां पे हमें पढ़नी होगी और देखना क्या है, इफ कैश और बैंक इज टेकन ओवर और इफ कैश और बैंक इज नॉट टेकन ओवर। क्या कैश और बैंक टेकन ओवर हो रहा है या कैश और बैंक नॉट टेकन ओवर है, ये हमको देखनी है। ठीक है, इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन में क्या मिले, कैसे समझेगा? क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ऑल एसेट्स आर टेकन ओवर एक्सक्लूडिंग कैश। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या है बच्चों? एक्सक्लूडिंग का मतलब है कैश इज नॉट टेकन ओवर। छोड़ के, कैश छोड़ के हम बाकी सब ऐसे ले जा रहे हैं, या एक्सेप्ट कैश ऐसा बोला है तो कैश इज नॉट टेकन ओवर। अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ भी नहीं बोला है, टेकन ओवर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसे टाइम पे कैश इज टेकन ओवर ऐसा मानेंगे हम लोग। तो इफ कैश इज टेकन ओवर कहां पे लिखना है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, जो कैश का अमाउंट है वो डाल दो। लेकिन अगर कैश इज नॉट टेकन ओवर तो आपको क्या करना होगा? कैश अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस दिखाना है। सर ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या? कैश अकाउंट के, कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आपको लिखनी है टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ओपनिंग बैलेंस इसे बोलते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। कहां पे लिखना है? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। समझे बच्चों? तो क्वेश्चन जरूर पढ़ना, आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा वेदर कैश इज टेकन ओवर और वेदर कैश इज नॉट टेकन ओवर, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जितनी भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस है फिक्टिशियस एसेट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, एसेट साइड में मिलेगा। ये सब एसेट साइड में मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर इश्यू एक्सपेंस, फिर डिस्काउंट ऑन शेयर्स, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, ऐसे बहुत सारे एक्यूमुलेट करके रखे लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स, उसे भी ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर करना है तो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू accumulated losses account। accumulated losses is an डेबिट बैलेंस, क्लोज करना है तो क्रेडिट कर दिए, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल अदर
एसेट्स, बाकी के एसेट्स ट्रांसफर कर दो। बाकी के एसेट्स में याद रखना, वापस वही बात लिखूंगा, वेदर टेकन ओवर और नॉट, एट व्हाट प्राइस, एट बुक वैल्यू। बैलेंस शीट वैल्यू में आप क्या करना, ट्रांसफर कर देना, बैलेंस शीट वैल्यू में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, चलो एंट्री क्या आएगी सर, एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या आएगा, फॉर परचेस कंसिडरेशन ड्यू। हमने ऊपर वर्किंग नोट में देखा था, तीन तरीके थे, लमसम मेथड, नेट एसेट मेथड या नेट पेमेंट मेथड, एज द केस में भी। ये तीन तरीकों से हम लोगों ने परचेस कंसिडरेशन देखे थे, उसमें से कोई तो भी एक मेथड आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा, उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लिए। अब उसका एंट्री पास करना, एंट्री विल बी न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हम आपको 10 लाख रुपीस देंगे, देंगे मतलब क्या, हमको यहाँ पे ड्यू है, मिलेगा, मिलना बाकी है, अमाउंट रिसीवेबल, इसके लिए न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कर दिया। अब आगे नेक्स्ट नंबर 8, फॉर परचेस कंसिडरेशन सेटल्ड। भाई आप हमें 10 लाख देंगे, कैसा, कैसे दोगे, क्या आप पूरा 10 लाख कैश में दे रहे हो, क्या पूरा 10 लाख आप इक्विटी में दे रहे हो, क्या आप पूरा 10 लाख प्रेफरेंस में दे रहे हो, या उसका ब्रेकअप करा के दे रहे हो। तो अगर आप इक्विटी में दे रहे हो तो इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, हमने डिसाइड किया 5 लाख रुपए हम आपको इक्विटी में देंगे, अच्छा ठीक है भाई। आगे हम आपको 3 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर देंगे, अच्छा ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, हम आपको बाकी का कैश में 2 लाख रुपया कैश में देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी अकाउंट। अब अगर आप देखोगे, ये देखना, न्यू कंपनी हमने एंट्री नंबर 7 में डेबिट किया, एंट्री नंबर 8 में हमने क्रेडिट किया, जितना मिलना था उतना मिल चुका, दैट इज कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन ड्यू, परचेज कंसिडरेशन रिसीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 9, फॉर सेल ऑफ एसेट नॉट टेकन ओवर। ऐसे भी तो कुछ एसेट होंगे जो नया कंपनी बोल रहा हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं लेके जाना है, वी डोंट वांट दिस एसेट, अब रख के करे क्या, बेच दो, सेल कर दो। सेल करने के लिए एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जो सेलिंग प्राइस रहेगा उस प्राइस में रिकॉर्ड कर दो। नंबर 10, फॉर रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज नॉट टेकन, ऐसे ही जैसे एसेट नॉट टेकन ओवर था वैसे लायबिलिटी भी तो हो सकता है, जो नया कंपनी टेक ओवर नहीं कर रहा तो उसका जिम्मेदारी, उसका रीपेमेंट का जिम्मेदारी हमारा हो गया, हमें रीपे करनी पड़ेगी, हमें रीपे करना है तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये रीपे भी कर दिया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते, नंबर 11,
फॉर एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। अब ये कंपनी हम लोग वाइंड अप कर रहे, तो उस टाइम पे कोई खर्चा करना पड़ा, हमें एक्सपेंस करना पड़ा, तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो दिस इज द एंट्री जिसको हम लोगों ने सब कुछ जो परचेस कंसिडरेशन था, जो रिसीव करना था, एसेट ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर, सेल ऑफ एसेट नॉट टेकन ओवर, फिर रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर, सब कर दिया। अब क्लोजिंग टाइम, अब क्लोज करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है। तो इतने सारे अकाउंट्स, हमने 7 अकाउंट ओपन किए थे ऊपर, इन 7 में से पहला नंबर किसका, पहला अकाउंट कौन सा क्लोज करोगे आप? तो पहला, फॉर क्लोजिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, जो ऊपर हमने 7 अकाउंट ओपन किए थे, उसमें से पहला अकाउंट आपको क्लोज कौन सा करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सेटलमेंट में क्या दिया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सेटलमेंट पे हमने जो नया वाला प्रेफरेंस शेयर आया था, नए कंपनी का जो प्रेफरेंस शेयर आया था, वो हमने दे दिए, नए कंपनी का प्रेफरेंस शेयर दे दिया उसको, या फिर हमने उनको कैश दे दिया, थोड़ा बहुत कैश में सेटलमेंट कर दिया। अब 99% क्या होगा, ये टैली हो जाएगा, जितना देना था उतना उनको हम लोग ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सेटलमेंट में दे दिया, अच्छी बात है। लेकिन कभी हो सकता है कि शायद हमने उनको पूरी तरह से सेटलमेंट नहीं किया, या थोड़ा बहुत ज्यादा सेटलमेंट कर दिया, तो देयर माइट बी सम डिफरेंस। नोट, एनी बैलेंस will be transferred to realization account। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टैली हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर टैली नहीं हुआ, कुछ बैलेंस बच गया, तो उसे आपको क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट, the next account is realization account close। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज जब आप करोगे, एक तो आपको डेबिट में बैलेंस आएगा या क्रेडिट में बैलेंस आएगा। तो बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। डेबिट में अगर बैलेंस आई, डेबिट में अगर बैलेंस आया तो टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्रेडिट में अगर बैलेंस आया तो बाय इक्विटी शेयर होल्डर। चलो आगे, फॉर क्लोजिंग इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी। इक्विटी शेयर जो आई थी ऊपर, वो हम लोगों ने क्लोज करना है, इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी क्लोज करना है, उसका भी सेम, बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। नंबर 15, फॉर क्लोजिंग कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट क्लोज करना है, उसका भी सेम, बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। मतलब इन सिंपल प्रेफरेंस शेयर का अगर कुछ बैलेंस बचा तो रियलाइजेशन, फिर रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी और कैश, इन तीनों का बैलेंस आप क्या करोगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। एंड लास्ट, फाइनली
इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट will get tallied। आपका टैली पॉइंट क्या है? आपका आंसर सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टैली हो जाएगा। होप सो इट इज वेरी मच क्लियर विथ ऑल स्टूडेंट्स। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालना। आई विल बी सॉल्विंग योर डाउट्स एंड फर्दर आगे के लेक्चर्स पे हम लोग इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अमलगमेशन टॉपिक के क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करा के दूंगा, तो प्लीज जरूर एक बार रिवीजन करना ये चैप्टर का, एंड इसके बाद क्वेश्चन समझोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।